हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि कुमार है। टारगेट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? शिक्षा और संस्कार ये जिंदगी के दो मूल मंत्र हैं। शिक्षा से ही आपको संस्कार मिलता है, यानी एक अच्छी शिक्षा से ही आपको संस्कार मिलता है। शिक्षा और संस्कार जिंदगी के ये दो मूल मंत्र ऐसे हैं, जो इसके पास शिक्षा है, शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगा और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगा। तो संस्कार भी शिक्षा से ही मिलता है, इसलिए एक अच्छी शिक्षा एक अच्छे शिक्षक से मिलता है। तो आप एक अच्छे एजुकेटर से शिक्षा लीजिए ताकि आप अपने जीवन में एक सही उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 2024 के PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंग्लिश का, और इसमें उन तमाम टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, या जो आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, उन सभी पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो ऑप्शंस में आपको दिखेंगे। और इस वीडियो को आप देखिए, और इसका प्लेलिस्ट वीडियो भी है। 2019 से 2024-25 तक का प्लेलिस्ट वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप बिहार बोर्ड क्लास 12th के सभी PYQ क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में शामिल हैं। आप YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए रवि सर TEC, इस नाम से हमारा आप सर्च कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट आएगा और उस प्लेलिस्ट में आप जाकर खोजिए, आपको मिलेगा पूरा 2019 से 25 तक का PYQ सवाल, और आप उससे तैयारी कर लेते हैं तो आपके ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट एक बार में, डाउट्स जितने भी हैं क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने हर एक ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छी तरह से एनालिसिस किया। ठीक है, तो आइए आज बात करते हैं हम लोग 2024 के PYQ क्वेश्चंस के। तो लेट्स स्टार्ट, आइए लेट्स स्टार्ट, शुरू करें आज का सवाल। तो सबसे पहला सवाल क्या है ये देखते हैं। ये देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रमेश इज डैश एंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, रमेश इज डैश एंड हर्टी, ये देखिए आपका सवाल है। तो रमेश इज हेल एंड हर्टी, हेल का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। हेल एंड हर्टी इज इडियम्स, हेल एंड हर्टी का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो रमेश क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है। ठीक है, हेल एंड हर्टी का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। ये फिर से आ जाते हैं भाई, सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। आ जाओ भाई, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है। तो आइए देखते हैं इसमें सही वाक्य क्या है। वोमेन वेयर वेरी सेल्डम, देखिए सेल्डम का जो ऑर्डर है वो गलत दे रखा है। सेल्डम मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है, वेल्डम सेल्डम है मेन वर्ब से पहले, कन्वेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग ले रहा है वो सही नहीं ले रहा है। हिज आइज हैड हार्डली, देखिए हार्डली का मतलब मुश्किल से होता है, तो यहाँ पे हैड के बाद वर्ब 3 आना चाहिए, जो कि है ही नहीं। हार्डली के साथ हैड लेता है, ठीक है, और इसके साथ वैन भी आता है, जी बिल्कुल। हार्डली के साथ क्या आता है? हैड, और उसके साथ पेयर क्या बनता है? वैन का, ठीक है, ये एकदम सही है। हार्डली हैड ही सेटल इनटू हिज सीट व्हेन राधा चार्ज इन, ठीक है। तो ये कंजक्शंस के वर्ड होते हैं, जैसे नो सूनर के साथ देन आता है, ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, उसी तरह हार्डली हैड के साथ क्या आता है? वैन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो कि करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल नंबर 3 देखिए, ही सेड दैट ही डैश बी देयर। अब इस सवाल में देखिए आधा सेंटेंस ये हो गया, सेकेंड हाफ ये हो गया, तो ये आपका सेड वर्ब 2 है, पास्ट टेंस। जब सेंटेंस पास्ट टेंस में है हाफ, तो सेकेंड हाफ भी किस में होगा? पास्ट टेंस। तो देखिए मॉडल वर्ब का सवाल है, ये नीड बी देयर, कैन प्रेजेंट टेंस है ये गया, ही वांट बी देयर, ये भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं। वुड होगा, वुड क्या है आपका? विल का वर्ब 2 है। जब आधा सवाल पास्ट टेंस तो सेकेंड हाफ भी पास्ट। ही सेड दैट ही वुड बी देयर, उसने कहा कि वह वहां होगा, है ना, पॉसिबिलिटी की बात है। चलो भाई, आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ यू डैश लास्ट वीक, देखिए लास्ट वीक, लास्ट के साथ आप क्या लगाते हैं? लास्ट, एगो, प्रीवियस, पास्ट, कौन सा लगाते हैं भाई? देखिए लास्ट वीक से किसका बोध हो रहा है? यहाँ पे एक फिक्स टाइम का बोध हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं, आ जाओ फिर से सवाल को। तो लास्ट वीक से किसका, यहाँ पर लास्ट वीक से एक फिक्स टाइम का बोध हो रहा है, और फिक्स टाइम में क्या लगता है? डेफिनेट टाइम में क्या लगता है आपका? सिंस लगता है, कि मैंने आपको नहीं सुना है पिछले सप्ताह से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आइए,
सवाल नंबर 5, देयर आर 7 days इन ए डैश। तो देयर आर 7 days इन ए डैश, यहाँ डैश होना चाहिए। देयर आर 7 days इन ए वीक, यानी ये पूरा करना था कि भाई एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाओ। सवाल नंबर 6 की बात कर लें। द पुलिस डैश द थिप, पुलिस ने क्या किया थिप को। तो पुलिस क्या करेगा भाई थिप को। पुलिस एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन कौन सा वर्ब लेगा, वर्ब वन, और वर्ब वन कौन सा वर्ब है, प्लूरल। तो राइट, ये भी ठीक ठाक लग रहा है, अरेस्ट। अब ये देखते हैं वर्ब 2 है, चलिए ठीक। अरेस्टिंग डायरेक्ट नहीं होगा, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वर्ब 4 से पहले हैज के साथ वर्ब 3 होना चाहिए, नहीं होगा। द पुलिस अरेस्ट द थिप, यानी पुलिस जो है वो चोर को गिरफ्तार करता है। पुलिस डैश द थिप, देखिए अरेस्टेड ज्यादा बेस्ट होगा कि पुलिस ने क्या किया, चोर को गिरफ्तार कर लिया, है ना। तो ये एक्शंस हो चुका है, इसलिए हम लोग कौन सा वर्ब देंगे, वर्ब 2 देंगे। नेक्स्ट सवाल आओ। सवाल नंबर 7, दे डिसाइडेड डैश द व्हाइट कार, उन लोगों ने डिसाइड किया व्हाइट कार, ऑन व्हाइट कार, दे डिसाइडेड ऑन द व्हाइट कार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आओ। सवाल नंबर 8, माई साइकिल डिड नॉट डैश ब्रेक, यानी यहां पर देख सकते हैं आपके जो वर्ब दे रखे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, वो आपके क्या है, पोजीशन शो कर रहे हैं। तो मेरे साइकिल में क्या नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो डिड के साथ वर्ब वन, तो वर्ब वन इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हैज आपका वर्ब 5 कंसीडर किया जाता है, ठीक है, हैड तो होगा ही नहीं, चूंकि डिड के बाद वर्ब वन लगता है, और यहाँ पोजीशंस की बात हो रहा है, तो पोजीशंस में हैज है, तो यहाँ पे डिड के साथ वर्ब वन में क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रिंग, ये देखिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन से, तो ये सवाल एक्टिव से पेसिव का, तो यहां देखिए टू बी दिया हुआ है, तो एक्टिव से पेसिव में होता क्या है, एक्टिव से पेसिव वॉइस में टू किस में चेंज होता है, टू बी में। इसका मतलब उल्टा देखना है आपको, उल्टा देखना है, यानी टू बी का क्या हो जाएगा, टू, तो टू बी का टू किस में है, ऑप्शन ए में है टू, और देख लेते हैं ऑप्शन सी में भी टू है, उसके बाद किसी में भी टू नहीं है, तो ए बी और डी कट जाएगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या भाई, इसमें विल भी है, सेंटेंस आपका इट इज से शुरू है, तो आंसर्स भी किससे शुरू होना चाहिए, इट इज से, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। नेक्स्ट सवाल आओ। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। ही ब्लेम्ड डैश फॉर द अगली सिचुएशन, उसने ब्लेम किया खराब स्थिति के लिए। भाई यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये सेल्फ वाले वर्ड, तो ही का अपना का क्या होगा, हिमसेल्फ। यदि यहाँ सी रहता तब यहाँ हम लोग हर सेल्फ सोचते, यदि यहाँ पे यू रहता सब्जेक्ट में तब योर सेल्फ होता। नेक्स्ट सवाल, वी डैश बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी में क्वाइट रहना चाहिए, वी मस्ट बी क्वाइट, हमें लाइब्रेरी में अवश्य क्वाइट यानी शांत रहना, चुप रहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12, आई वुड हैव डन ए बेटर जॉब दैन ही डिड, ठीक है भाई, ये देखिए आपके दैन, ये देखिए आपका ईआर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री को बताता है, और कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ क्या लेता है हमेशा, दैन, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट सवाल आओ। गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने दो, आई शैल डाई ऑफ हंगर, मुझे कुछ खाने दो, इल्स, इल्स का मतलब क्या होता है, अन्यथा या नहीं तो मुझे कुछ खाने दो अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा या भूख के कारण मर जाऊंगा, आई शैल डाई ऑफ हंगर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सूट कर गया इसमें। ऑल हिज डैश इज स्टोलन, यानी उसके सभी, यहाँ पे लगेज की बात कर रहा है, बेड्स और फर्नीचर की बात कर रहा है, तो जान लीजिए लगेज एक ऐसा नाउन है जिसमें कभी भी एस नहीं लगता, ये रॉन्ग हो जाएगा। लगेज एक ऐसा नाउन है जो कभी प्लूरल होता ही नहीं, इसमें कभी एस लगता ही नहीं, ये होगा सही। ऑल हिज लगेज इज स्टोलन, मैं कैसे समझा कि ये सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ वर्ब दे रखा है सिंगुलर, तो नाउन भी यहाँ क्या होना चाहिए था, सिंगुलर, ठीक है। तो लगेज यहाँ जो आप देख पा रहे हैं लगेज, एक मिनट, यहाँ जो आप लगेज देख पा रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या, तो लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ क्या लेता है हमेशा, सिंगुलर वर्ब, है ना। ऑल हिज लगेज इज स्टॉलन, उसके सभी लगेज क्या हो गए हैं भाई, स्टॉलन, चोरी हो गए, ये सेंस है। अगला सवाल, आई बाउट ए डैश शर्ट, तो आई बाउट, आई का अपना का क्या होगा, आई का अपना का क्या होगा, माई सेल्फ, मैंने स्वयं एक शर्ट खरीदा। अगला सवाल आते हैं,
सवाल नंबर 17, ये देखो क्या कह रहा है, सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास। अब जैसा कि मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं, इसका मतलब सवाल में कह रहा है कॉन्साइज कीजिए सवाल को, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का सवाल है जिसमें रिमूवल टू करना है, टू को हटाना है, मतलब टू को रिमूवल टू का सवाल है। यानी इसमें क्या होता है, सेंटेंस को कॉन्साइज छोटा करना होता है। तो सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास, तो सी इज टू डल टू पास, यानी इसका हिंदी हुआ वह बहुत डल है, सुस्त है, वह पास नहीं कर सकती। और इसका मीनिंग भी वही होता है, सी इज टू डल टू पास, वह इतनी डल है, सुस्त है कि वह पास नहीं कर सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपका मीनिंग चेंज नहीं होता है, केवल तरीका बदल देते हैं आप सवाल को लिखने का। परवीन डज नॉट, देखिए भाई डू डज कौन सा वर्ब लेता है, वर्ब वन, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, परवीन डज नॉट एग्री विथ मोहन, यानी परवीन मोहन से एग्री नहीं है। नेक्स्ट, वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल डैश हॉलीडे, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले हॉलीडे यानी छुट्टी के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, के दौरान, तो हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले छुट्टी के दौरान। अगला सवाल, डू व्हाट यू वांट टू डू, करो जो तुम चाहते हो, करो जो तुम चाहते हो, बट डोंट डिस्टर्ब मी, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है ये सभी। आगे देखते हैं, इट वॉज नॉट ए डैश एक्ट एट ऑल, देखिए एट ऑल का मतलब क्या होता है, जरा भी, जरा भी, ठीक है। अब यहां समझते हैं, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, पार्डन, पार्डन से रिलेटेड वर्ड है, पार्डन का मतलब क्षमा मांगना होता है, तो ये तो वर्ब है। क्या आर्टिकल के बाद वर्ब आएगा, कभी नहीं आएगा, क्षमा मांगना, पार्डिंग भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में समझते हैं, समझिए, ए और एन के बाद आपका एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, आपका नाउन आता है। इसका मतलब ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ए या एन, ये ए एन इस एडजेक्टिव के लिए नहीं आ रहा है, एक्चुअल में ये किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए। तो यदि आप इसे देखिए तो ये एक एडजेक्टिव वर्ड है पार्डनेबल, और यदि आप यहाँ पर एडजेक्टिव मान रहे हैं तो ये ए एडजेक्टिव के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ जो ए आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, तो ये जो ए आ रहा है वो इस नाउन के लिए आ रहा है। इट वॉज नॉट ए पार्डनेबल एक्ट एट ऑल, यानी ये क्षमा योग्य एक्ट जरा भी नहीं है, ये सवाल था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आते हैं, नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट, यानी जो सबसे अलग है, ऑड का मतलब अलग है, उसे चुनिए। देखिए पेन से लोग लिखते हैं, मार्कर से भी लोग लिखते हैं, पेंसिल से भी लोग लिखते हैं, लेकिन पेपर पर लोग लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये सब लिखने का काम करेगा, पेपर लिखने का काम नहीं करता। नेक्स्ट, सवाल नंबर 22 होगा, ठीक है, हाँ 21 था, 22 होगा। नेक्स्ट, यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये क्वेश्चन टैग का सवाल है, क्वेश्चन टैग में आपको चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आइए देखते हैं कहाँ हेल्पिंग वर्ब, भाई इस सवाल का हेल्पिंग वर्ब हैव है और सब्जेक्ट क्या, यू, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट हैव यू। राइट आंसर इज ए। चूंकि यहाँ नेवर एक निगेटिव वर्ड है तो यहाँ नॉट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे नेवर नहीं होता या कोई निगेटिव वर्ड नहीं होता तब यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी देते, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट, सवाल नंबर 23, चूज द करेक्ट मीनिंग आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल, यानी असंभव। नेक्स्ट, देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे डैश एट ए रिसोर्ट, तो देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे इज रिलैक्स नहीं होगा, इजआरएम के बाद वर्ब 3, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ले रहा। इज टू रिलैक्सिंग, टू के बाद वर्ब 4 कब से आने लगा भाई, ये भी गलत है। इज रिलैक्सिंग, ये ठीक ठाक है। देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे इज रिलैक्सिंग एट ए रिसोर्ट, यानी कि उसका जो आइडिया था उन लोगों का हॉलीडे पर, छुट्टी पर क्या करना, रिलैक्सिंग करना एक रिसोर्ट में, वो क्या रहा, काफी इंजॉयफुल रहा। तो यहाँ पे देखिए हॉलीडे पर जो रिसोर्ट में जो लोग रिलैक्स कर रहे हैं वो इंजॉइंग हिमसेल्फ का सेंस है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इजआरएम प्लस वर्ब 4। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है। आई डिड माई वर्क क्विक, आई डिड माई वर्क क्या हो जाएगा, क्विकली, ऑप्शन सी, आई डिड माई वर्क क्विकली, मैंने अपना काम बहुत क्विकली किया। देखिए क्विकली का मतलब क्या होता है, जल्दी, और ये क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब का यूज कब किया जाता है, तो यहाँ देखिए एडवर्ब जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, क्विकली क्या बता रहा है, काम करने के मैनर्स को बता रहा है कि वो काम किस तरह से कर रहा है ना, कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। एलवाई से भी बोध हो रहा है, लास्ट में एलवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई डिडंट डैश वेयर ही वॉज गोइंग। देखिए डिड के बाद कौन सा वर्ब लगता है, डू या डज या डिड के बाद क्या लगता है, तो डू डज डिड के बाद हमेशा कौन सा वर्ब आता है, वर्ब वन आता है। तो डिड के बाद वर्ब वन, तो बताइए वर्ब वन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई डिडंट नो वेयर ही वॉज गोइंग, मैं नहीं जानता वो कहाँ जा रहा था, ये सवाल है। सवाल नंबर बात कर लें 27। इफ यू इन्वाइट मी आई डैश सर्टेनली कम। यदि आप मुझे इन्वाइट करते हैं तो आई डैश सर्टेनली कम, आई वुड सर्टेनली कम। देखिए वुड जो है यहाँ क्या बता रहा है, तो वुड जो है वहाँ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल थोड़ा वाक्य को बना रहा है। जैसे यदि आप मुझे इन्वाइट करते हैं तो आई वुड सर्टेनली कम, मतलब मैं अवश्य या निश्चित आऊंगा, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ विल का पास्ट टेंस के सेंस में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वुड जो है वो क्या दे रहा है, फोर्सफुली सेंटेंस को थोड़ा जोर डालते हुए बोल रहा है कि मैं अवश्य आऊंगा, यानी मैं सर्टेनली आऊंगा। ठीक है, अगला सवाल आ जाओ भाई, सवाल नंबर 28। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। देखिए मिस स्पेल्ड वर्ड क्या होता है, गलत स्पेलिंग वाला शब्द चुनिए। तो देखिए कैंपेन मतलब अभियान, ये ठीक है। कंट्रोवर्सी का मतलब ये विवाद होता है, कंट्रोवर्सी विवाद। डिसीजंस ठीक है। सेक्रेटरी में ए छुटा हुआ है, सेक्रेटरी में क्या छुटा हुआ है, सेक्रेटरी का जो सही स्पेलिंग होता है वो TARY, यहाँ पे क्या छुटा हुआ है, ए छुटा हुआ है। तो इनकरेक्ट यानी गलत स्पेलिंग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, डिसीजन ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट आओ भाई, सवाल नंबर 29। मिस स्पेल्ड वर्ड, वही सवाल है, गलत स्पेलिंग वाले शब्द को चुनिए। तो देखिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें हारमोनी शब्द पूछ रहा, तो हारमोनी का करेक्ट स्पेलिंग बी होगा, जिसका अर्थ होता है मेल मिलाप। जिसका अर्थ क्या होता है, मेल मिलाप। सब इसका मीनिंग क्या होता है, तो भाई इसका मतलब ये नाउन है, हारमोनी क्या है यहाँ पर, नाउन है, और इसका मतलब क्या है यहाँ, मेल मिलाप। नेक्स्ट सवाल आ जाओ, सवाल नंबर 30। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग ए किंग, यानी किसी राजा का राज्याभिषेक होना क्या कहलाएगा, तो किसी राजा का राज्याभिषेक होना क्या कहलाएगा, कोरोनेशन। कोरोनेशंस का मतलब क्या होता है, राज तिलक या राज्याभिषेक। नेक्स्ट 31। हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल में सर्टेन प्रेपोजिशन है सेटिस्फाइड के साथ विथ, इसका मतलब ये एक्टिव से पेसिव वॉइस है। एक्टिव से पेसिव वॉइस कैसे बनता है, वर्ब से, यानी एक्टिव से पेसिव वॉइस को कई बार मैंने बताया कि आप कैसे सॉल्व करें, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से। तो मेन वर्ब इसमें जो यूज किया है वर्ब टू। वर्ब टू किस में बदलता है एक्टिव से पेसिव वॉइस, वॉज वेड। तो आइए खोजते हैं वॉज वेड। ऑप्शन ए में वॉज है, ऑप्शन सी में है, बी और डी को कैंसिल कीजिए। सेटिस्फाइंग दे दिया इसमें वर्ब फोर। भाई सवाल में कह रहा है वॉज वर्ड के बाद क्या आता है, एक्टिव से पेशिव में वॉज वर्ड के बाद वर्ब थ्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मुझे। ठीक है, और सेटिस्फाइड अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लेगा, FP। सेटिस्फाइड अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लेता है, हमेशा विथ लेता है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल आते हैं, द एंगेजमेंट पार्टी वॉज कैंसल्ड, यानी जो एंगेजमेंट पार्टी था वो कैंसिल हो गया। एज डैश पीपल वेयर अगेंस्ट द मैरिज, यानी कुछ लोग क्या थे, मैरिज के खिलाफ थे, है ना। तो देखो सम का मतलब कुछ होता है, सही है, और ये लगता कहाँ है, तो इसका यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन में किया जाता है। चलो ठीक है, द सम कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी में। लिटिल का मतलब होता है ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है, और इसका मतलब होता है ना के बराबर। तो क्या यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है। डैश पीपुल, भाई लोगों को तो गिन सकते हैं, पीपुल तो काउंटेबल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल है, ये भी क्या। अब सम और द फ्यू में समझते हैं। देखो भाई द फ्यू का मतलब क्या होता है, द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ है उसमें से थोड़ा, जो सब हैं उसमें से थोड़ा सा, जो सब हैं उनमें से कुछ, उनमें से कुछ, जो सब हैं उनमें से कुछ। तो आप मुझे बताइए जो एंगेजमेंट पार्टी था वो कैंसिल हो गया, जो सब लोग थे उनमें से कुछ क्या थे, उनके खिलाफ थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सर सम क्यों नहीं होगा, सम इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ सब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ऑप्शन है वो आपका डी है। ठीक है, और डी द फ्यू जो है वो कहाँ लगता है, काउंटेबल नाउन में लगता भी है, और पीपुल कौन सा नाउन है, या काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, रमेश हैज बीन अब्सेंट डैश फ्राइडे। आपको पता है फिक्स टाइम में क्या लगता है, निश्चित डेफिनेट टाइम में क्या लगता है, सिंस, यानी रमेश अब्सेंट है सिंस फ्राइडे। अगला सवाल,
सवाल नंबर 34 देखिए क्या कहता है, चिकन एंड राइस डैश माय फेवरेट डिश। तो चिकन एंड राइस क्या है, यहाँ एज ए पेयर्ड वर्ड है, एज ए पेयर्ड वर्ड है, और पेयर वर्ड में क्या लगता है आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, चिकन एंड राइस, ब्रेड एंड बटर, विस्की एंड सोडा, हॉर्स एंड करेज, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ये ऐसे वर्ड हैं जोड़े वाले शब्द जिनके बाद हमेशा कौन सा वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन इसको आप प्लूरल वर्ब भी इसके साथ लगता। जब ब्रेड और बटर आप कहीं मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं तो दो अलग अलग वस्तु की बात हो गई, तब यहाँ प्लूरल वर्ब होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन द मार्केट, तो वहां बेचा जा रहा है बाजार में, अलग अलग जगह से खरीदे तो दो अलग अलग नाउन है इसलिए वहां आर लग गया। लेकिन जब ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश बोलते हैं तो इसका मतलब उसे आप खाने की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक साथ खाया जाता है, इसलिए वहां पर कौन सा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ भी चिकन एंड राइस जो है वो आपका फेवरेट डिश है, यानी एक साथ खाने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। चलो अगला सवाल आ जाओ। नडाल वॉन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस। अब देखिए सवाल में क्या है, डज नॉट, डिड नॉट, वाज नॉट, हैड, यानी सवाल को निगेटिव में चेंज करने के लिए कह रहा है। सवाल को किस में चेंज करने के लिए कह रहा है, निगेटिव में। तो वॉन यहाँ पे वर्ब टू है, और वर्ब टू का निगेटिव क्या होता है, तो वर्ब टू का निगेटिव होता है डिड नॉट प्लस वर्ब वन। तो आइए खोजते हैं किसमें दे रखा है, डिड नॉट प्लस वर्ब वन। तो वर्ब टू का निगेटिव डिड नॉट प्लस वर्ब वन, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, नडाल डिड नॉट लॉस ए सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस। नेक्स्ट सवाल नंबर 36 आते हैं, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब यहां देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना। देखिए आधा सवाल ये हो गया फर्स्ट हाफ सेंटेंस, और ये रहा आपका सेकंड हाफ सेंटेंस। आप यहां सवाल में एक चीज नोटिस कीजिएगा, सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो वर्ब 1 वर्ब 5 है, और यहाँ पे वर्ब 5 कौन से टेंस में दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। केवल दोनों को कनेक्ट करना है, जोड़ना है, और जुड़ने और मिलाने के लिए क्या करना होगा, बीच में एक कनेक्टर्स लगाना होगा, जो कि यहाँ क्या लग रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। चलो भाई इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट होता है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। विल तो नहीं लेगा क्योंकि सवाल है प्रेजेंट में, तो आंसर्स भी प्रेजेंट में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ये देखिए। और यहाँ डायरेक्ट वर्ब 4 दे दिया सब्जेक्ट के बाद, तो ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शंस एलिमिनेट कीजिए, उससे भी कई बार सवाल बहुत जल्दबाजी में बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 37, अकबर वाज द नोबलेस्ट किंग ए एंड द। देखिए नोबलेस्ट यानी EST, तो आप मुझे बताइए सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो जिसके जब एडजेक्टिव के साथ EST लग जाए उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। मोस्ट के बाद जब आपका कोई एडजेक्टिव वर्ड दिया, जैसे यहाँ देखिए नोबलेस्ट EST है अंत में, तो ये सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, उससे पहले मोस्ट लगा दीजिए तो वो सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले क्या लेता है, तो सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले क्या लेता है, द। तो यहाँ देखिए EST जो है वो सुपरलेटिव को बता रहा है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अकबर वाज द नोबलेस्ट किंग, यानी अकबर सबसे नोबलेस्ट किंग है, एकदम से आदर्श किंग है, ये सेंस कह रहा है सबसे ज्यादा। मोती ऑलवेज चपातीज डैश इन हिज डिनर। अब देखिए यहाँ वर्ब है, ठीक है, मोती यहाँ कौन सा नाउन है या सब्जेक्ट है, नाउन ही बोल लीजिए या सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा हो जाएगा, ये इट जो है वर्ब 1 है, वर्ब 1 प्लूरल वर्ब माना जाता है, ये कैंसिल हो गया। हाँ ये सिंगुलर वर्ब है। वर्ब 5 कौन सा वर्ब माना जाता है, सिंगुलर वर्ब। ईटिंग डायरेक्ट नहीं होगा, मोती ऑलवेज ईटिंग नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं, वर्ब 4 होता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होता है। इट एंड वर्ब 3 दे रखा है भाई, वर्ब 3 भी डायरेक्ट नहीं होता है, उससे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड, तो ये भी गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑलवेज हो गया, आपके समटाइम्स हो गया, सेल्डम हो गया, एवरीडे हो गया, इसमें क्या लगता है वर्ब 1 या वर्ब 5, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल है। तो मोती ऑलवेज इट्स चपाती इन हिज डिनर, यानी मोती हमेशा चपाती खाता है अपने डिनर में, ये सवाल है। आओ भाई सवाल नंबर 39 देखें, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। देखिए प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, और ये अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लेता है, फ्रॉम। तो ये देखिए फिक्स प्रेपोजिशंस का बात था कि प्रिवेंट अपने साथ कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लेगा। बाकी में देखिए टू है, इसमें टू है, इसमें एट है, इसमें क्या है, थ्रो। तो प्रिवेंट अपने साथ सिर्फ फिक्स प्रेपोजिशंस क्या लेगा, फ्रॉम। यानी ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने वहां जाने से मुझे
प्रिवेंट मतलब रोक दिया, ये वर्ब टू है, ठीक है, प्रिवेंटेड। नेक्स्ट सवाल नंबर 40, ही डैश नॉट बी देयर। अब इसका देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ही नीड नॉट बी देयर भी ठीक है, उसे वहां होने की जरूरत नहीं। ही मस्ट नॉट बी देयर, तो इसका ज्यादातर जो बेस्ट आंसर्स निकल रहा है ही मस्ट नॉट बी देयर, यानी उसे अवश्य नहीं वहां होना चाहिए, ये कह रहा। चलो सवाल नंबर 41 आ जाते हैं, डैश द ग्रास। अब घास से क्या रहना चाहिए, तो घास से कीप ऑफ की बात कर रहा है। कीप ऑफ का मतलब दूर रहना, यानी घास से दूर रहिए। डोंट कह सकते हैं डोंट कॉन्टैक्ट विथ ग्रास, यानी आप ग्रास से कांटेक्ट में मत आइए, टच मत कीजिए, ये कह रहा है। तो कीप ऑफ द ग्रास होगा राइट आंसर, घास से दूर रहिए। चलो भाई अगला सवाल, डैश चेयर इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखते हैं मोर। भाई मोर चेयर कैसे होगा, मोर के बाद जो नाउन दे रखा है वो कैसा नाउन है, चेयर एक सिंगुलर नाउन है, ऐसा तो है नहीं, तो मोर के बाद कैसा नाउन आना चाहिए, प्लूरल। मोर चेयर्स होता है ना, अधिक कुर्सियां, तो ये गया प्लूरल नाउन नहीं है, चेयर सिंगुलर नाउन है, मोर नहीं हुआ। मच कहाँ लगता है, अनकाउंटेबल नाउन, और चेयर कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन, तो ये भी नहीं लगेगा। चलो मैनी चेयर, भाई मैनी के बाद कौन सा नाउन आता है, जैसे मोर के बाद आपको मैंने कहा प्लूरल नाउन, उसी तरह मैनी के बाद भी कौन सा नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक ही चेयर की बात हो रही है, और मैनी चेयर कैसे आप लिख देंगे, मैनी चेयर्स होगा ना, बहुत सारी कुर्सियां। हाँ ये हो सकता है, एन एक्स्ट्रा चेयर इज रिक्वायर्ड, यानी एक एक्स्ट्रा चेयर की क्या है, रिक्वायर्ड है, जरूरत है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 43, ये देखो, वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए, डैश दिस मैटर डीपली, तो हमें सोचना चाहिए इस मैटर के ऊपर डीपली, ओवर। अगला, चूज द करेक्ट मीनिंग, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग बताना, ये एक इडियम्स है, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी दो शब्दों के बीच के अर्थ को समझना, ये सेंस है। अगला 45, ये देखिए, चूज द ऑड वन, यानी जो सबसे अलग है उसे बाहर कीजिए। वन आउट, तो देखिए यूनिवर्सिटी स्कूल्स में लोग पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, ऑफिस में लोग पढ़ने नहीं जाते हैं, तो ऑफिस क्या हो जाएगा, सबसे अलग ऑप्शन होगा। अगला सवाल आओ, सवाल नंबर 46, डैश शैल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी। तो देखिए हुज नहीं होगा, क्योंकि हुज का मतलब होता है, यहां हुज का मतलब क्या हो जाएगा, हुज शैल आई फियर, किसका या जिसका, ये तो बैठ नहीं रहा है सुटेबल। हाँ ये फिट होगा, हुम शैल आई फियर, हुम शैल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी, मतलब मैं किससे भयभीत हूँ रहूंगा, मैं हुम शैल आई फियर, मैं किससे भयभीत रहूंगा, है ना, बट द वंस हु हर्ट मी, है ना, मतलब तुम ही हो जो मुझे क्या करते हो, हर्ट करते हो। हुम शैल आई फियर, मैं किससे भयभीत रहूंगा, ये सवाल है। किससे का या किनसे का इंग्लिश क्या होता है, किनसे या किससे, इसका क्या होता है, हुम। हु का मतलब कौन होता है, तो ये सुटेबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। चलिए अगला सवाल, चूज द करेक्ट साइनोनिज्म, साइनो बताना। भाई फॉरबिड का मतलब क्या होता है, तो फॉरबिड मतलब रोकना या मना करना, तो रोकना का सिनोनिम्स क्या होगा, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब भी रोकना, मना करना, निषेध। अलाउ अनुमति, एकम्प्लिस पूरा करना। होल्ड मतलब किसी चीज को रोकना, है ना, यानी होल्ड किया गया, रोका गया। तो ये देखिए प्रोहिबिट मतलब रोकना, और फॉरबिड मतलब भी रोकना, और प्रोहिबिट मतलब भी रोकना। अगला सवाल आओ, एंटोनिज्म ऑफ, ये देखिए सवाल नंबर 48, एंटोनिज्म ऑफ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का, तो भाई डुप्लीकेट का उल्टा क्या होगा, ओरिजिनल होगा। कॉपी का मतलब तो नकल करना, क्लोन तो कहते हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल, और ये तो फोटो, तो भाई फोटो होता है ना सिंपल। चलिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द को चुनना। तो देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कॉन्सेंट, तो कॉन्सेंट का जो सही स्पेलिंग होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट, ये सहमति का सेंस लेता है। नेक्स्ट, दे शुड नॉट, देखिए शुड के बाद कौन सा वर्ब आएगा, वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पे यूज क्या कर दिया है भाई, फ्रेजल वर्ब। तो दे शुड नॉट डैश अपॉन द पुअर, तो लुक अप मतलब होता है ऊपर देखना, तो उन्हें जो है गरीबों को ऊपर देखना नहीं चाहिए, ये तो कोई, हाँ लुक डाउन, नीचे दिखाना। लुक डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे दिखाना। दे शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, मतलब उन लोगों को, गरीबों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, और लुक ऑन का मतलब क्या होता है, तो लुक ऑन का मतलब होता है ध्यान से देखना या गौर से देखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लुक डाउन, मतलब उन लोगों को, गरीबों को लुक डाउन नहीं करना चाहिए, यानी लुक डाउन मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगला सवाल,
सवाल नंबर 51, देयर इज ए डैश यूनिवर्सिटी हियर। ये आर्टिकल का सवाल है। आप मुझे बताइए यूनिवर्सिटी जो है ये यो से साउंड ले रहा, ये मुझे बताइए ए कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या ये कॉन्सोनेंट साउंड है या नहीं, और एन कहाँ लगता है वोवेल में, तो ये यहाँ पे कौन सा साउंड ले रहा है, यूनिवर्सिटी यो यानी कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या लगाएंगे देयर इज ए यूनिवर्सिटी हियर यानी यहाँ एक यूनिवर्सिटी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 52 आइए, राजेश इज स्टिलिंग शाउटिंग, राजेश अभी भी शाउटिंग कर रहा। ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। क्वेश्चन टैग में मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब दीजिए, इधर नॉट नहीं है तो इधर नॉट भी होगा लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, और उसके बाद क्या पड़ता है सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सवाल का इज है, आ जाओ भाई इज लिख लो, इज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या देना है आपको नॉट, और उसके बाद क्या देना है सब्जेक्ट, तो इस सवाल का सब्जेक्ट राजेश है, तो आप यहाँ प्रोनाउन टर्म देंगे, आप यहाँ नाउन नहीं बल्कि उसके बदले क्या देंगे, कोई प्रोनाउन टर्म देंगे, तो प्रोनाउन टर्म कौन सा हो जाएगा, राजेश के बदले यहाँ ही, तो कहाँ पे है इजंट ही, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजेश इज स्टीलिंग शाउटिंग इजंट ही, राजेश अभी भी क्या कर रहा है, शाउटिंग कर रहा है, और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है, देखिए इजंट ही का मतलब क्या हो जाएगा, इजंट ही का मतलब यहाँ ना का सेंस है, राजेश अभी भी शाउटिंग कर रहा है ना। चलो अगला सवाल 53, चूज द करेक्ट एंटो, एंटो बताना उल्टा शब्द, ट्राइवियल, ट्राइवियल का मतलब साधारण मामूली, तो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होगा, महत्वपूर्ण, इसका मतलब मामूली और इसका मतलब महत्वपूर्ण। नेक्स्ट सवाल नंबर 54 देखिए, द चाइल्ड इज वेरी डैश टू मी, यानी कोई बच्चा है वो क्या होगा, डैश टू मी यानी डियर टू मी, तो डियर का सही स्पेलिंग क्या होता है, डी आर, डियर, भाई ये तो डियर हिरन का मीनिंग लेता है, तो बच्चा क्या है मुझसे बहुत डियर है, बहुत प्रिय है मेरे लिए, ये सवाल है। ही कैन नॉट पुट अप, ही कैन नॉट पुट डैश विथ सच इंसल्ट, तो पुट अप, पुट अप, पुट डाउन, देखिए पुट अप, पुट अप का मतलब क्या होता है, कैन नॉट टॉलरेट यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ही कैन नॉट पुट अप, यानी ही कैन नॉट पुट अप का मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता विथ सच इंसल्ट, ऐसे इंसल्ट्स को वो क्या नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो पुट अप का मतलब क्या होता है, कैन नॉट टॉलरेट, कैन नॉट टॉलरेट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 56 देख लो भाई, नाइदर ऑफ टू मैन डैश डन दिस, तो नाइदर ऑफ टू मैन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डन जो है आपका वर्ब 3 है, तो हैज मिलेगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हैज। कैसे होगा समझते हैं, नाइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, ध्यान दीजिए, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, इनके साथ ईच ऑफ, वन ऑफ, इन सभी के बाद यदि ऑफ आए और ऑफ के बाद मान लीजिए दैम का सेंस है, मतलब पुल्लल का सेंस है, तो इसके साथ आप हमेशा क्या लगाते हैं, इसके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ देखिए नाइदर के बाद ऑफ है और ऑफ के बाद दैम हो या टू मैन, टू मैन का मतलब पुल्लल ही है, तो इनके साथ आप हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ हैज क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, चूंकि वर्ब 3 है तो हैज के साथ लगेगा भी वर्ब 3, यानी नाइदर ऑफ द टू मैन हैज डन दिस, मतलब उन दोनों व्यक्तियों में से, उन दोनों व्यक्तियों में से किसी ने इसे नहीं किया, ये कह रहा है ना। अगला आ जाइए, सवाल नंबर 57 देख लो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चुनना है। देखिए रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का सही स्पेलिंग ये होगा, इसका मतलब होता है सादृश, और एएनसी किसी के अंत में हो तो ये नाउन को बताता है, याद रखिएगा। ठीक है, और रिजेम्बल मतलब होता है सदृश होना, वो वर्ब हो जाता है, ये लुक लाइक का मीनिंग लेता है, रिजेम्बल मतलब लुक लाइक, जैसे ही लुक्स लाइक हिज फादर, तो ही रिजेम्बल हिज फादर, ही रिजेम्बल्स हिज फादर, है ना, तो रिजेम्बल इज वर्ब एंड रिजेम्बलेंस इज नाउन। नेक्स्ट सवाल नंबर 58, ही सेड टू रीता एम आई, ठीक है, आधा सवाल है किसमें आपका, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है भाई, आधा सवाल वर्ब टू यानी पास्ट टेंस, तो सेकंड हाफ भी किसमें होना चाहिए, पास्ट टेंस, तो आप मुझे बताइए इजारम किसमें चेंज होगा, वाजबेड, तो वाजबेड किस सवाल में है, ऑप्शन नंबर सी में है और किसी में नहीं है। देखिए यहाँ सवाल भी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ क्या दिया गया, आस्क्ड, तो ही आस्क्ड रीता इफ ही वाज इल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड आउट द डैश थिंग, तो फाइंड आउट द क्या हो जाएगा, देखते हैं आंसर्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, डिस्कार्डेड थिंग, यानी जो डिस्कार्डेड थिंग है उसे खोजो, डिस्कार्डेड का मतलब जो चीज फेंक दिया गया, बाहर कर दिया गया है ना, उसे कह रहा है खोजो, ये कह रहा है। सवाल नंबर 60, श्रीलंका इज डैश आइसलैंड, श्रीलंका एक आइसलैंड है, आइसलैंड का मतलब द्वीप समूह। देखिए यहाँ पर ए एंड द आर्टिकल का सवाल है, तो आई यहाँ पर क्या है, तो आई यहाँ पर कह सकते हैं वोवेल साउंड है, आई, आई एक वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड क्या लेगा, एन, ठीक है, आई, तो श्रीलंका एक आइसलैंड है, द्वीप समूह है, तो
तो ये जो था 1 से 60 तक आपका ग्रामर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से 100 तक, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है, ये सवाल देखते हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 चीफ फैक्टर। जो एडिटोरियल पॉलिसी होते हैं पेपर के, उसे 2 चीफ फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना, 2 मुख्य फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक होता है इंडिविजुअल और सोशल। पर्ल एस बक एट हर फूड डैश इन एन इंडियन विलेजेस। तो पर्ल एस बक एट हर फूड विथ हर हैंड्स, अपने हाथ से खाती है खाना इंडियन विलेजेस में। दैट दो लव्स मी एज दो सेट। देखिए यहाँ जो ये वर्ड आप देख पा रहे हैं, सेट लव्स, ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड है, और ओल्ड इंग्लिश के वर्ड की चर्चा किस में है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये कह रहा है ये लाइन किस कविता से लिया गया है, तो ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोयम से लिया गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं। In a series of memorable picture, John Keats exhibits the principle of dash in nature, the principle of beauty in nature। यानी प्राकृतिक में सुंदरता के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। कौन, अपने यादगार तस्वीर में कौन, जॉन किट्स। जॉन किट्स जो है वो प्राकृतिक में सुंदर सिद्धांत को क्या करते हैं, एग्जिबिट्स करते, प्रदर्शित करते हैं यादगार तस्वीर को। नेक्स्ट 65 देख लेते हैं। फायर हेमन जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया, के.की.एन. दारूवाला। तो ये बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं के.की.एन. दारूवाला। तो के.की.एन. दारूवाला इस चैप्टर में बर्निंग घाट के बारे में बात करते हैं, जलता हुआ घाट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, देखिए। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड, और उसके पंजों के निशान नहीं पाए जाते हैं। एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल्स में नहीं देखे गए या नहीं पाए जाते हैं, है ना, उसके पंजों के निशान। तो ये किसके बारे में ये लाइंस कहा गया, मैकाबेटे द मिस्ट्री के बारे में ये लाइन कहा गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं। द ग्रैंडमदर हाउस फेल डैश आफ्टर हर डेथ। तो दादी माँ का घर क्या हो गया, तो दादी माँ का घर उसके मरने के बाद क्या हो गया, साइलेंट हो गया, ठीक है, साइलेंट हो गया उनके मरने के बाद दादी माँ का घर, जिसके पोएटिस कौन है, कमला दास, ठीक है। एंड शी इज एन इंडियन राइटर, सॉरी शी इज एन इंडियन पोएटिस। ही ड्रैंक एनफ, वो अधिक पानी पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसने अपना सिर उठाया। ड्रीमली, यानी स्वप्न रूपी दुनिया में। एज वन हु हैज ड्रंकन, और ऐसे मानो कि वह एक ड्रंकन के रूप में हो। ड्रंकन मतलब पी लिया हो, ऐसा कह रहा। तो भाई ये लाइंस जो है ना वो किसका है, स्नेक चैप्टर, यानी स्नेक के बारे में ये सभी बातें हो रही है। ही ड्रैंक एनफ, उसने अधिक पानी पी लिया। पर्ल एस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द डैश, इन द मीटिंग ऑफ पीसेंट्स। पीजेंट्स यानी किसान, किसान वर्ग होता है पीजेंट्स का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हिंस। शुरुआत में बेंजी के पास कितने हिंस थे, तो भाई कितने उसके पास मुर्गियां थी, 10 और ए दर्जन, 10 या 1 दर्जन मुर्गियां थी। नेक्स्ट सवाल आओ। सवाल नंबर 71। द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। कौन संतुष्ट नहीं होंगे, है ना, जब तक कि न्याय धारा की तरह ना बह जाए, है ना। तो कौन संतुष्ट नहीं होंगे, निग्रोज, निग्रोज जो है वो संतुष्ट नहीं होंगे। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू डैश। तो बर्ट्रैंड रसल कहाँ के हैं, तो बर्ट्रैंड रसल कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1150 टू 1500। भाई 1150 से 1500 के बीच का टाइम क्या कहलाएगा, तो ये मिडिल इंग्लिश का टाइम था, ठीक है। और मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू हुआ, 1500 से लेकर टिल नाउ, अब तक। टिल नाउ का मतलब क्या होता है, अब तक। तो 1500 से लेकर अभी तक की जो है इंग्लिश, उसे कौन सी इंग्लिश कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट सवाल आ जाओ। सवाल नंबर 74। लैटिन एंड डैश वेयर 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। लैटिन और कौन सी जो भाषा है वो क्या थी, 2 बड़े मुख्य प्रभाव थे ओल्ड इंग्लिश के। तो ओल्ड इंग्लिश के लैटिन और स्कैंडिनेवियन, ये 2 बड़े प्रभाव थे किसके, आपके ओल्ड इंग्लिश के, लैटिन और स्कैंडिनेवियन। सवाल नंबर 75 देखिए। द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज डैश एज देयर मदर टंग। तो एंग्लो इंडियन जो थे कम्युनिटीज के लोग, वो मदर टंग के रूप में कौन सी भाषा यूज करते थे, तो वो इंग्लिश का प्रयोग करते थे एंग्लो इंडियंस लोग। नेक्स्ट हु रोट सी स्टूप्स
सी स्टूप्स टू कॉनक्योर, ये किसने लिखा है ना, सी स्टूप्स टू कॉनक्योर। तो भाई इसको ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा था, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा। अगला सवाल आते हैं, सवाल नंबर 77। देखिए क्या कह रहा, द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड, इन्वेडेड का मतलब आक्रमण किया। 449, भाई 449 में कहा एंग्लो सैक्सन्स ने आक्रमण किया, एंग्लो सैक्सन्स और जूट इन तीनों ने मिलाकर एक ग्रुप बनाया था और इन्होंने आक्रमण कर दिया कहां, ब्रिटेन पर। कहां आक्रमण कर दिया था, ब्रिटेन पर। विक्लिफ एंड लैंगलैंड, विक्लिफ एंड लैंगलैंड कौन से राइटर, मतलब किस इंग्लिश काल के राइटर हैं, तो विक्लिफ और जो लैंगलैंड है ये मिडिल इंग्लिश काल के राइटर है, ठीक है। विलियम लैंगलैंड इनका पूरा नाम है, ठीक है। और विक्लिफ जो थे ये क्या किए थे, बाइबल को ट्रांसलेट किए थे। अगला, मैकावेटी सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज, मैकावेटी को कहा जाता है मिस्टीरियस रहस्यमय क्योंकि वह स्कॉटलैंड यार्ड की वेफलबैंड ये नहीं है, ही हैज ए हिडन पाव, क्योंकि वह क्या है, उसके पास एक हिडन पाव है ना। मैकावेटी को इसलिए मिस्टीरियस कहा जाता है क्योंकि वो क्या है, हिडन पाव है, छुपा हुआ पंजा है। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू डैश, एटिक की सभ्यता किससे संबंधित है, तो ये ग्रीस की सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है एटिक की सभ्यता, ग्रीस से। सवाल नंबर 81, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज, ये लाइन किस चैप्टर का है, तो भाई ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज, ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट की चर्चा है, मतलब यात्रियों की अंतिम थकान है ना, उनकी अंतिम थकान। चलो सवाल नंबर 82 आते हैं, द सोल्जर इज डैश, द सोल्जर एक कैसी कविता है, ये एक सोनेट पोयम है जो कितने लाइन्स का होता है, 14 लाइन्स का, ठीक है। 14 लाइन्स के पोयम को कैसा पोयम कहते हैं, सोनेट। तो द सोल्जर कितने लाइन का पोयम है, 14 लाइन्स का, इसलिए इसे कौन सा पोयम कहेंगे, सोनेट। बैलेड गाथा गीत, इपिक महाकाव्य, लिरिक का मतलब गीतात्मक होता है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, सोनेट हो जाएगा। 14 लाइन्स के पोयम है द सोल्जर, जिन्हें आप सोनेट पोयम कह रहे हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 83 देखो, ऑटम इज ए सीजन ऑफ डॉस, जो ऑटम जो सीजन होता है, पतझड़ का मौसम, ये फ्रूटफुलनेस वाला मौसम होता है ना, मतलब फल जो है पूरी तरह से इसमें पक जाते हैं, ये सेंस है। अगला 84, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, तो जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा, भाई ये लाइन एन एपिथाफ का है, जिसमें कवि है ना ये लाइन बोल रहे हैं। अगला सवाल आइए, सवाल नंबर 86, हाउ often I think of going there to peer through blind eyes of windows, भाई विंडोज की चर्चा और ब्लाइंड आइज की चर्चा, ये देखिए ब्लाइंड आइज की चर्चा, ये किस चैप्टर में है, माई ग्रैंडमदर हाउस। नेक्स्ट ये सवाल देखिए, ये तो हो गया है ना, ये सवाल नहीं हुआ है, 86 था लास्ट टाइम, ठीक है 87। चलिए, हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, मतलब मेरे रक्त का प्रत्येक अणु ऐसा ही जैसा कि तुम्हारा, ये किसने कहा ये लाइन, वॉल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। अगला, होपिंग टू सीज नॉट टू टिल डेथ, ये लाइन किस चैप्टर का है, तो ये लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का। अगला, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, मतलब हमारा जो पास्ट है भूतकाल है वो डेड नहीं है, मरा नहीं है, स्टैटिक स्थिर भी नहीं है, इट इज अलाइव, या जीवित है, या जीवित और गतिमान है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, हमारा जो भूतकाल है वो कैसा है, पास्ट अलाइव भी है, जीवित भी है, और साथ ही साथ क्या है वो डायनेमिक यानी गतिमान है। 90 नंबर क्वेश्चन आइए, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर बॉक्स स्नफ बॉक्स एंड टुक ए पिंच, टुक ए पिंच है ना, ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर का ही नाम है ना, यानी उसने एक पिंच लिया, मतलब कुछ सूंघते थे वो, ये सेंस है ना। नानू काका ने अपना सिल्वर बॉक्स खोला और कुछ उन्होंने, ये देखो भाई सवाल नंबर 91, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विद डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि निग्रोज लोग लगातार काम करते रहें, कैसे, निग्रोज लोग लगातार काम करते कैसे रहें, फेथ के साथ, विश्वास के साथ। अगला, द लास्ट ऑफ ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ डैश, जो अंतिम था प्राग ऐतिहासिक काल का आविष्कार वो क्या था, तो आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला। डैश स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस, डैश स्टॉप्स एंड हिंडर आवर प्रोग्रेस, क्या हमारे चीज़ों को क्या करता है, हमारे प्रोग्रेस में बाधा डालता है और हमें रोकता है। एजुकेशन, क्लास, पॉलिटिक्स, पॉवर्टी, गरीबी क्या करता है, हमें रोकता है, और हमारे प्रोग्रेस में क्या करता है, ये बाधा डालता है, ठीक है, हमारी उन्नति में गरीबी बाधा डालता है।
सवाल नंबर 94 देखिए, डैश वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट ए प्राइमरी स्कूल। कौन 12 साल का लड़का और अभी भी प्राइमरी स्कूल में है? तो सेबी कौन कितने साल का लड़का है? 12 साल का लड़का और अभी भी ये कहाँ है? प्राइमरी स्कूल में है, फिर भी प्राइमरी स्कूल में है। जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ डैश। जॉन डन अपने जीवन के यात्रा की तुलना किससे कर रहे हैं? तो जॉन डन अपने जीवन की यात्रा की तुलना सूर्य से कर रहे हैं, सन से। सवाल नंबर 96 देखिए, दैट दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर। भाई ये लाइन कह रहा है किस चैप्टर का है? तो आवर्स बाय आवर्स, ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी बाय आवर्स, आवर्स एंड आवर या ओजिंग आवर्स, ओजिंग्स बाय आवर्स आवर्स, ये जो है वो ऑट टू ऑटम का लाइन है। किसका लाइन है? ऑट टू ऑटम का। सवाल नंबर 97 देखिए, आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट। हमारे पूर्वजों ने इसलिए सेट कर दिया एक लिमिट, एक सीमाएं तय कर दिया ताकि हम लोग इंडल्जेंस ना हो सके। टू सेट आवर इंडल्जेंस, इंडल्जेंस का मतलब विलिप्त ना हो सके, घुल ना सके, है ना। टू आवर इंडल्जेंस यानी हमको कितना किसी चीज में लिप्त होना है, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया है? एक सीमाएं, एक दायरा सेट कर दिया, ये सेंस है। इंडल्जेंस का मतलब लिप्त का सेंस है। अगला, I pledge my loyalty to my country irrespective of religion, language, dash from whose pieces is quotation take। मैं शपथ लेता हूं अपने देश की वफादारी के प्रति, बिना किसी धर्म और लैंग्वेज के भेदभाव किए बिना। तो भाई ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। भाई मैं अपने देश के प्रति शपथ लेता हूं कि मैं बिना किसी धर्म का और भाषा के आधार पर जो है भेदभाव किए बिना मैं अपने देश की सेवा करूंगा। सवाल नंबर 99 देखिए क्या कह रहा है, नानू काका वेंट टू विजिट डैश मिनिस्टर। नानू काका कौन से मिनिस्टर के पास गए? तो ये गए थे वेलफेयर मिनिस्टर यानी जन कल्याण मंत्री के पास गए थे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 100। सवाल नंबर 100 देखिए लिप जो था एक डॉग का नाम था, ठीक है, बाउट खरीदा गया था कितने रूबल्स में? तो लिप जो डॉग था ये किसका डॉग था? तो लिप जो डॉग था वो नतालिया का था, जिसे उसने कितने रूबल में खरीदा था? 85 रूबल में, ठीक है। और एक डॉग का नाम था गेस। ये किसका डॉग था? ये डॉग का नाम है, ठीक है। ये किसका नाम है? डॉग का। तो गेस था लोमोव के डॉग का नाम, और उसे उसने कितने में खरीदा था? 125 रूबल, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, लिप जो डॉग था उसे खरीदा गया था, तो लिप को कितने में खरीदा गया था? 85 रूबल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल।